Hello friends, welcome. I am C. Anshika Agarwal and I am here to start with a fresh chapter with a fresh subject. The name of the subject is Corporate Laws and Compliance. So we'll be starting with the chapter. So as I said, there are 4 sections. So I will be starting with 4th section first, which is the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ठीक है, so we will start with that and let's understand the provisions and hopefully मैं आपको इस तरीके से explain कर पाऊँ कि पूरा process जो इस कोड में समझाया गया है आप लोगों के दिमाग में समझ में आ जाए. ठीक है, ये कोड बहुत इजी है प्रोवाइडेड इसका जो प्रोसेस है वो एक फ्लो चार्ट की तरह आपके दिमाग में चलता रहे. अगर आप इसको ऐसे एज अ चैप्टर देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे. ये एक फ्लोई प्रोसेस है. जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे इस प्रोसेस में, जैसे हमने एप्लीकेशन डाली, फिर वो उसका प्रोसेस हुआ, फिर जवाब आया, जवाब के बाद अगर अप्रूव हो गया वो, तो उसके आगे कैसे कैसे हम लोग अब लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी के में बढ़ेंगे, ये सब चीजों के बारे में स्टेप्स है. ठीक है, सो स्टेप्स इजी तब होते हैं जब आपको समझ में आ जाए कि वो स्टेप्स किस फ्लो में चल रहे हैं. आपके दिमाग में अगर प्रोसेस रजिस्टर हो गया देन यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न दिस चैप्टर. ठीक है, स्कोरिंग है जैसे मैंने बताया 10 मार्क्स का है ये तो आपके पेपर में. सो एक चैप्टर कर लिया 10 मार्क्स आपकी जेब में. सो होपफुली इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान लगा के पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, जो फर्स्ट है आपका वो बोल रहा है इंट्रोडक्शन या शिफ्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिजीम टू क्रेडिटर इन कंट्रोल. इसमें क्या बोल रहा था कि इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज वन ऑफ द मैच्योर्ड स्टेप टुवर्ड्स सेटिंग द लीगल पोजीशंस with respect to financial failures and insolvency. To provide easy exit with painless mechanism in case of insolvency of individuals as well as company, the code has significant value for all its stakeholders. तो देखो ये क्या कह रहा है इसमें कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है इसकी ये जो वर्ड है ना स्टेक होल्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोल रहा है टू ईज द एक्सेस एंड टू प्रोवाइड अ पेनलेस मैकेनिज्म. पहले क्या होता था कि भैया किसी की बैंक्रप्सी हो गई, इंडिविजुअल्स की या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बहुत फॉर्मेलिटीज होती थी, केसेस पेंडिंग पे पेंडिंग जाते रहते थे. जो बोलते तारीख पे तारीख एग्जैक्टली वही होता था इनके साथ. और जब तक ये केसेस सॉल्व होते थे या कोई डिसीजन में पहुंचते थे तब तक या तो वो कंपनी का आता पता बिल्कुल नहीं होता था, जो उसके मालिक थे वो कहीं भाग चुके होते थे, फ्रॉड हो चुके होते थे, कितने फ्रॉड्स पकड़ ही नहीं पाते थे हम लोग कि क्यों क्या हुआ. तो इसलिए बहुत जरूरी था कि ऐसा मैकेनिज्म आए जो एक पेनलेस मैकेनिज्म, आप ये वर्ड पढ़ेगा पेनलेस, एक पेनलेस मैकेनिज्म दे दे इन चीजों को. ठीक है, तो इसलिए ये एक कोड हम लोग लेके आए. अच्छा, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स मतलब क्या हुआ, कभी भी बैंक्रप्सी हुई या इंसॉल्वेंट हुई कंपनी तो क्या होगा, जो जो स्टेक होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स मतलब कौन होते हैं, पहले तो स्टेकहोल्डर्स इज नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स जिनका पैसा लगा है, इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स. ठीक है, इट इंक्लूड्स द सप्लायर्स, इट इंक्लूड्स द डेटर्स, इट इंक्लूड्स द पर्संस, द इन्वेस्टर्स. ओके, तो ये सब के सब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी में. अगर कंपनी का दिवाला निकल गया है जिसको बोलते हैं, या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, सब पे असर होने वाला है, सबका पैसा लगा हुआ कंपनी में. तो अगर कंपनी का ये जो केस है ये जल्दी सॉल्व होता है या इसी तरीके से सॉल्व होता है, सबके लिए फायदा है. तो इसलिए उस पूरे एक प्रोसेस को ईज करने के लिए ये कोड लाया गया. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर्स हैज बीन अ फैंटसिज्म फॉर सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज. जब जो बोलते थे कंपनी स्टिक हो गई है, इंडस्ट्रियल कंपनी स्टिक हो गई है, मतलब कि भैया वो अब काम नहीं कर पा रही है, दे आर नॉट गिविंग द प्रॉफिट्स, दे आर रनिंग इनटू लॉसेस, उनके एम्प्लॉइज की सैलरीज नहीं पे हो रही है, बस कंपनी की बुरी हालत है, उसको बंद करने वाली हालत हो गई है. उस चीज के लिए पहले बोर्ड फॉर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का काम होता था, उस पर केस रेफर होता था, स्टेप बाय स्टेप केसेस चलते थे, पेंडिंग जाते थे, बहुत डिफिकल्टी होती थी. ठीक है, इन सबको रिप्लेस करता है हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, इन सब चीजों को ये सॉल्व करता है. लुकिंग एट द इंडियन बैंक्रप्सी रिजीम इन द पास्ट, द कंपनीज रिवाइवल प्रोसेस has been sluggish and cumbersome, which often leads to productive assets like dormant and getting wasted. क्यों? क्योंकि सपोज एक कंपनी बहुत अच्छे लैंड पे है,
अब वो कंपनी, उसकी फैक्ट्री नहीं चल पाई, फैक्ट्री बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन है, उस पे आप चाहो तो वो जमीन पे कोई और फैक्ट्री लग सकती है, कोई और खेती हो सकती है, उस फैक्ट्री को आप किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो जमीन को। लेकिन नहीं, ये केसेस पेंडिंग चलते रहते थे, फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है, वो लैंड कहीं यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, मशीनरी बड़े बड़े सड़ जाती है उस कंपनी की, तो इसलिए उसका पूरा सेटअप, उस पूरा ऑफिस सेटअप ताला लगा हुआ है। जब केस सॉल्व होगा तब समझ में आएगा इस चीज का। तो ये बोल रहा है कि हमारे जो प्रोडक्टिव असेट्स है दे वर लाइक डोमेंट, उनका कुछ यूज ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है, अर्लियर की चीज में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज कम अप विद expeditious insolvency resolution revival process. It is expected that the implementation of the code will release the burden on credit institutions. जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, जिनका पैसा लगा हुआ है इस कंपनी पे, ये उम्मीद करते हैं कि इससे जो है उनका थोड़ा सा बर्डन कम होगा, उनको एश्योरेंस मिलेगी, उनका पैसा को वापस जरूर मिलेगा, उनका पूरा पैसा नहीं डूबा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एवोल्यूशन ऑफ द कोड, यूनियन बजट 2014 में द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ बैंक्रप्सी कोड। December 21st December 2015, Insolvency and Bankruptcy Code was introduced in Lok Sabha for resolving the insolvency of LLPs, individual insolvency, unlimited limited partnerships and corporate insolvency. तो बेसिकली इसका जो काम शुरू हो गया 2014-15 से काम शुरू हो चुका था इसका, ठीक है। 5 मई लोकसभा ने पास किया इसको, 11 मई को राज्यसभा ने पास कर दिया। कोड को फाइनल एक्सेंट प्रेसिडेंट ने दे दिया 28 मई 2016 में, और इसी दिन इसको नोटिफाई कर दिया गया ऑफिशियल गजेट में, ठीक है। उसका जो काम था इस चीज का वो शुरू हो गया 2014-15 में। कोड रिपील्स द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। बेसिकली किसको देखते देखते ये कोड बना है, किसके प्रोविजंस पे, इन सारे प्रोविजंस से बना है। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, टू एस्टैब्लिश इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, to facilitate easy exit of bankrupt corporates and individuals and to provide painless removal mechanism for entities. ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना कितना जरूरी है। इजी एग्जिट, भैया आपसे काम नहीं हो पा रहा है, इंडिविजुअल कह रहा है मेरा दिवाला निकल चुका है, मेरे पास इस कंपनी को चलाने के लिए पैसे नहीं है, इस कंपनी को प्लीज बंद किया जाए। वो जब ये चीज बोल रहा है तो उसको इजी एग्जिट दो, क्यों जबरदस्ती वो देखता रहे कि ये कंपनी चलती रहे, ना रिसोर्सेज है ना पैसा है, सभी लोग फंसे हुए इस चीज में। उसके लिए एक इजी एग्जिट दे रहे हैं हम लोग, साथ साथ इसमें हम लोग पेनलेस रिवाइवल दे रहे हैं। पेनलेस रिवाइवल मतलब कि सपोज कुछ ऐसा हो सके कि सपोज कोई लोन्स चल रहे थे कंपनी के, उसके कारण उस लोन्स को रीपे करने के कारण कंपनी नहीं चल पा रही है, तो कुछ ऐसा सेटलमेंट हो जाए ताकि वो लोन्स माफ हो जाए या हाफ सॉल्व हो जाए। ऐसा होगा तो कंपनी कम से कम फिर से रिवाइव हो सकती है, कंपनी फिर से चल सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रमोटर्स जो है कंपनी के, या कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज कंपनी के, या कुछ पर्टिकुलर बोर्ड के मेंबर्स के कारण कंपनी खराब की पोजीशन खराब हो जाती है, कंपनी लॉसेस में चल रही होती है, या फिर कंपनी डेट्स में होती है। कभी कभार कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कि मर्जर्स, जॉइंट वेंचर्स, या फिर कंपनी कंप्लीटली वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और उसके बाद उन कंपनी को फिर से रिवाइव करते हैं। इन प्रोसीजर्स से बहुत इजी हो जाता है कंपनी का काम वापस शुरू करना। कभी कभार ऐसा होता है कि ठीक है कंपनी अभी चल नहीं पा रही, उसको बंद कर दो, सब सेटलमेंट कर दो, जितनी लायबिलिटीज खड़ी है, जितने असेट्स है सबको बेच के सब सेटलमेंट कर दो, अब हम कंपनी वापस नए तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। तो इसलिए 2 चीजें, एक एग्जिट, एक रिवाइवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस एक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंट ऑफ द कोड। The Insolvency and Bankruptcy Code extends to whole of India. It does not extend to Jammu and Kashmir. तो whole of India except state of Jammu and Kashmir. Commencement of the code, मैंने जैसे बताया था 2016 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ऑफिशियल गजेट में, तब से इसका एप्लीकेबल हो रहे हैं प्रोविजंस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा ये किस किस पे एप्लीकेबल है ये भी जरूरी है। हम लोग कैसे बताएंगे कि भैया ये कंपनी पे ये कोड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर्ड है, ये देख लेते हैं। पहला है एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या अंडर प्रीवियस लॉ, जिससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। तो वो ये कह रहे हैं कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर या इससे पहले किसी भी एक्ट के अंदर थी वो इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है। सेकंड आ गया एनी कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। स्पेशल एक्ट मतलब क्या हुआ,
जैसे सपोज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या स्पेशल एक्ट है, उसके अंदर कोई कंपनी फॉर्म हुई, ठीक है, या इंश्योरेंस के अंदर कोई इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कोई कंपनी फॉर्म हुई, इस तरीके की जो स्पेशल एक्ट्स होती हैं उनके अंदर भी ये सब भी कवर्ड होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट आता है एलएलपी, एलएलपी पे अप्लाई होता है। फिर है पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। कॉर्पोरेट डेटर्स जो वर्ड है ये एक नया वर्ड है इस चैप्टर के लिए। व्हेन वी विल कमिंग टू डेफिनेशंस इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है। फिर पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स। तो ये इस पे जो है कवर्ड नहीं है। इंडिविजुअल्स जो पर्सनल गारंटर्स है वो इसमें कवर्ड नहीं है। ऊपर देखा जाए फोर्थ पॉइंट में तो बोल रहा है पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स कवर्ड है। सिक्स पॉइंट में बोल रहा है इंडिविजुअल्स अदर देन पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, मतलब इंडिविजुअल्स जो हैं जो पर्सनल गारंटर्स होंगे वो कवर्ड नहीं है, लेकिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज किसी कंपनी ने बोला है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, मैं इस पर्टिकुलर डेट की गारंटी लेता हूं, तो वो इसके अंदर कवर्ड है। लेकिन कोई इंडिविजुअल गारंटी लेता है अगर, तो वो कवर्ड नहीं है। तो पर्सनल गारंटर अगर इंडिविजुअल है तो वो कवर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट डेटर के अंदर कोई कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कवर्ड है। और लास्टली क्या है, सच द बॉडी कॉर्पोरेट अंडर लॉ एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। ठीक है, तो इन सब पे ये एक्ट एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंक्रप्सी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग कब बोलेंगे इंसॉल्वेंट और कब बोलेंगे बैंक्रप्सी, तो हमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो इसकी जो डिफरेंस है इसको हम समझते हैं। द टर्म इंसॉल्वेंसी कैन बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट्स, दोनों के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशनल कॉर्पोरेट्स के लिए भी। इंडिविजुअल्स के लिए जब इस्तेमाल होता है तो वर्ड बन जाता है बैंक्रप्सी। ठीक है, जब हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए ये जो आपका बैंक्रप्सी वर्ड है जब हम लोग इंडिविजुअल्स के लिए कर रहे हैं तो वो बन जाएगा बैंक्रप्सी वर्ड, और जब कंपनीज के लिए आएगा तो बन जाएगा इंसॉल्वेंसी। दिस इज द मेजर डिफरेंस। आप ये नहीं बोलते हो कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया है, आप बोलते हो कोई इंडिविजुअल बैंक्रप्ट हो गया है, और कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। कंपनी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर वो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट की तरफ से जा रहा होता है तो बोलते हैं वो इंडिविजुअल बैंक्रप्ट हो गया है। पहला डिफरेंस तो इन दोनों शब्दों में ये हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर जो है इंसॉल्वेंसी को ट्रीट करते हैं, ट्रीट मतलब इन द सेंस कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कोई अरेंजमेंट हो जाए जिससे बैंक्रप्सी रोकी जा सके। जैसे सपोज उस इंडिविजुअल को बहुत सारा लोन चुकाना था, तो उसने बैंक से लोन लिया हुआ था, उसको लोन चुकाना था, पर अब वो आप हाथ खड़े कर रहा है, ये लोन मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर वो ऐसा कहता है और वो खुद को हाथ खड़े कर देता है तो इसका मतलब रीजन क्या है कि उसको वो लोन चुकाना था इसलिए वो हाथ खड़े कर रहा है, अदरवाइज उसकी पोजीशन ठीक है, अदरवाइज ये इंसॉल्वेंसी ट्रीट हो सकती है। मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला जाए कि इंसॉल्वेंसी ट्रीट हो जाए। जैसे सपोज उसने गिरवी रखा था अपना कोई घर, वो घर बेच दो, पैसा आ जाएगा, लोन रीपे हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी ट्रीट हो गई। तो अगर वो ट्रीट हो पाई तो भैया इंसॉल्वेंसी नहीं कहलाएगी, वो हो जाएगी बैंक्रप्सी। और अगर वो ऐसे कॉर्पोरेट के केस में अगर अनट्रीटेड होगी तो वो इंसॉल्वेंसी कहलाएगी। तो बेसिकली वर्ड सेम है दोनों, बस खाली उनका यूसेज अलग जगह पे होता है। बैंक्रप्सी आप यूज करते हो इंडिविजुअल्स के लिए, इंसॉल्वेंसी यूज करते हो कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, सब चीजों के लिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम व्हिच एन एंटिटी में ईदर इमर्ज और सीज। In insolvency, the entity goes through financial difficulties. As such, it is unable to run at its current pace. It means that the value of assets is less than the amount of liabilities. Insolvency मतलब क्या हुआ? The value of assets is less than its liabilities. मतलब आपके पास पोजीशन नहीं है कि आप अपने डेट्स को रीपे कर पाओ। ठीक है, उसके बाद insolvency is capable of being addressed. That is, insolvency resolution process is successful. The entity is not declared bankrupt. ये जो आपका लाइन आया ना, it is not declared bankrupt, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। ट्रीटेड और अनट्रीटेड, अगर जो है ट्रीट हो गई तो आप बैंक्रप्सी नहीं बोलोगे, ट्रीट नहीं हो पा रही है इंसॉल्वेंसी तो भैया अगर आप नहीं तो आप बैंक्रप्ट हो या इंसॉल्वेंट हो। Bankruptcy is legal declaration that the entity cannot repay its debts due to its creditors. It is the legal option if insolvency is
untreatable. It is evident that insolvency state of the bankruptcy is the end. समझ उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है कि सपोज आप इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, आप इंसॉल्वेंट हो गए, अब अगर आप इंडिविजुअल हो, आपने अपनी इंसॉल्वेंसी को ट्रीट नहीं कर पाए, आप बैंकरप्ट हो जाओगे और आपको बैंकरप्ट एंड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कंपनीज पे आते हैं, अगर उनकी इंसॉल्वेंसी ट्रीट हो पाई तो ठीक है, नहीं ट्रीट हो पाई दे आर बैंकरप्ट एंड दे विल बी कॉल्ड इंसॉल्वेंट और वे चले जाएंगे लिक्विडेशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इट इज एविडेंट इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट, बैंकरप्सी इट इज द एंड ऑफ द रोड। मतलब कि भैया आप कोई तरीका नहीं है, आप बैंकरप्ट डिक्लेयर्ड हो, आप बैंकरप्ट हो, ये कोई सोल्यूशन नहीं बचा, इसलिए आपको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया, कोई और रास्ता नहीं है आपके पास बचने का वाइंडिंग अप के सिवा, या फिर पूरे असेट्स को बेच के डेट्स को पे आउट करना ही रास्ता बचा है, ठीक है। ये था आपका इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंकरप्सी। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन क्या होता है? Insolvency resolution is a process by which an entity can be revived in a time bound manner. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, टाइम बाउंड मैनर। कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम लोग एंटिटी को वापस रिवाइव कर पाए इन अ टाइम बाउंड मैनर। ये कोड ही लाया गया था कि भैया जो ये केसेस है लिक्विडेशन के, इनको हम लोग टाइमली सॉल्व कर पाए, इसको हम विद इन अ टाइम फ्रेम सॉल्व कर पाए। तो इसमें टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कोड में। अंडर दिस कोड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस प्रोवाइडेड टू ओवरकम द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। द प्रोसेस इज मैंडेटेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। कितने दिन में? 188 डेज, एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 90 डेज। Under the process of insolvency, possibility to revive business assets, and if such possibility is ruled out, it results into liquidation, that is winding up of the entity. जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप, दिस इज रिजल्ट्स, RESULTS, रिजल्ट्स नहीं है तो आप वाइंडिंग अप हो जाते हो, ठीक है। व्हाट इज लिक्विडेशन? अब लिक्विडेशन की बात करते हैं कि लिक्विडेशन क्या हो। मैंने क्या बोला, लिक्विडेशन कब हुआ? जब आपका रिवाइवल प्रोसेस खत्म, कोई ऑप्शन नहीं है, आप बैंकरप्ट हो चुके हो और आपको वाइंडिंग अप होगा ही होगा, या कंपनी के केसेस में लिक्विडेशन होगा, ठीक है। लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ एन एंटिटी। इंपॉर्टेंट वर्ड है वाइंडिंग अप, इट इज द वाइंडिंग ऑफ द एंटिटी। इफ द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फेल्स, कब होता है स्टार्ट? जब फेल हो जाता है, IRP इसको बोलते हैं। इसको एक और चीज क्या बोलते हैं? IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अगर आपकी IRP फेल हो जाती है तो आपका जो है वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाता है और कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, लिक्विडेशन ट्रिगर्स व्हेन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स टू रिवाइव द एंटिटी फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो ट्रिगर्स वर्ड आया है। आप एक बहुत शायद पहले किसी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन भी आया है कि ट्रिगर पॉइंट क्या होता है हमारे वाइंडिंग अप का। हम लोग कब कहते हैं कंपनी अब लिक्विडेट हो रही है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है? तो ट्रिगर पॉइंट कब होता है? जब हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फेल हो जाता है, जब हम लोग रिवाइव कंपनी को करने में फेल हो जाते हैं, तब हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। तब हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस फेल हो जाता है, तब हमारा वाइंडिंग अप स्टार्ट, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अंडर दिस प्रोसेस a liquidator is appointed and all the powers of the board is invested to the KMP या फिर बोर्ड किसको दी जाती है? लिक्विडेटर को। इस केसेस में क्या होता है? एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और जितना भी कंपनी के बोर्ड के पावर्स होते हैं उसको दे दी जाते हैं। मतलब क्या अभी तक पढ़ा हमने पढ़ा कि भैया कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया, उसको हमने बैंकरप्ट बोल दिया, हमने या उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया, ठीक है। हमने एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चलाया, हमने देखा कंपनी वापस रिवाइव हो सकती है कि नहीं होती है, कंपनी के पास रिसोर्सेज है वापस रिवाइवल के, कोई उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद नहीं है, ठीक है भैया वाइंडिंग अप करो, लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट करो। उम्मीद है तो उसको हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं कहेंगे, उसको वापस रिवाइव कर देंगे। लिक्विडेशन प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये हुआ एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, वो लिक्विडेटर उस कंपनी का मालिक की तरह काम, मालिक इन द सेंस उसके मैनेजमेंट की तरह काम करेगा, उस हेड ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी एस्पेक्ट उस कंपनी का जो होगा लिक्विडेटर के परमिशन से होगा,
कुछ भी बेचना खरीदना, कुछ भी ट्रांजैक्शन, या एक बोलते हैं ना पत्ता भी हिलेगा तो वो लिक्विडेटर के कहने पे ही हिलेगा उस कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, समझ गए? तो ये था लिक्विडेशन प्रोसेस, एक ओवरव्यू समझ में सॉल्वेंसी प्रोसेस का। ठीक है, आगे आते हैं की फीचर्स ऑफ द कोड। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। सॉरी, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि फीचर्स ऑफ द कोड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, पहला क्या है? इट इज अ यूनिफाइड कोड। द कोड हैज रिप्लेस सेंचुरीज ओल्ड लॉज। ठीक है, जैसे बहुत सारे लॉज इंडिया में होते थे, प्रोविडेंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट और सिग इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एक्ट, सरप्राइजी एक्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट। बेसिकली इसने जो है यूनिफाइड कोड, एक कोड दे दिया है आपको रेफर करने के लिए, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको एक कोड मिल गया। क्लियर एजुकेशन मतलब the court has created two authorities for redressal of claims of creditors and other stakeholders। क्या क्या है? एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो बोलते हैं NCLTB जिसको, और दूसरा है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। NCLT किसके लिए काम करता है? कंपनीज के लिए और LLP के लिए, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल किसके काम करता है? इंडिविजुअल्स के लिए और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। बस ये दो डिफरेंस है, अदरवाइज ये दो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर है टाइम बाउंड मैकेनिज्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन है। इस एक्ट को चलने का मकसद ही यही था कि एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म हो जाए। मैंने बताया 180 डेज का है और एक्सटेंडेबल अप टू 90 डेज। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है? अभी बात करी हमने कि एक जिसमें जो है विद द एम ऑफ रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर। मोराटोरियम क्या होता है कि भैया अब हम कुछ नहीं हो सकता, अब आपकी कंपनी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, इसकी जितनी भी असेट्स हैं, कंपनी या फिर इंडिविजुअल जितनी भी असेट्स हैं वो फ्रीज कर दी जाते हैं। फ्रीज इन द सेंस कि आप इनको बिना लिक्विडेटर के परमिशन से या बिना उस जो भी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जैसे NCLT या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इनके परमिशन के बिना आप इन असेट्स को यूज नहीं कर सकते। मोराटोरियम मींस टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ एनी एक्टिविटी। टेम्परेरी प्रोविजन या फ्रीज आप लिख सकते हो उसको, अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो फ्रीज ऑफ असेट्स हो जाते हैं। ठीक है, आपकी कंपनी फ्रीज हो जाती है कि भैया उसके असेट्स फ्रीज हो जाते हैं, इसका मतलब ये कि अब आप इस कंपनी को असेट्स बिना किसी परमिशन के यूज नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोराटोरियम नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी और असेट्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये भी है कि भैया आप कोई और एक्शन नहीं ले सकते। मतलब एक्शन नहीं ले सकते मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई क्रेडिटर उठ के कहे कि भैया मेरा 10 रुपए बचा है, मेरा 20 रुपए बचा है, या मेरा लाख रुपए बचा, जो भी चीज नहीं, कंपनी एक IRP प्रोसेस के अंदर है। पहले गवर्नमेंट देखेगी, जो उसके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है या फिर NCLT है, वो देखेंगी कि क्या क्या क्लेम्स किसके हैं, किसके जायज क्लेम्स हैं जिनको मिलना चाहिए, जिनके ऐसे क्लेम्स हैं जिनको हम लोग नहीं इंकरेज करेंगे। ये सब चीजें वही डिसाइड करेंगे, उसके सिवा आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आया इंसॉल्वेंसी रेगुलेटरी बोर्ड। एक बोर्ड बनाया गया है, एक सिंगल बोर्ड, जिसको रेगुलेटर ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तो कौन सा बोर्ड बनाया गया यहाँ पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर क्या? इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दिस यूनिक फीचर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। Information utilities are established to function as a data bank to collect, collate and disseminate the financial information. It facilitates creation of data with respect to debts and credits of the business house. It is intended to help in early detection of defaults and thus triggering the insolvency resolution process at the earliest. इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक डेटा बैंक क्रिएट हो गया है। मतलब एक जगह पे जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, इस पर्टिकुलर कंपनी के कितने डेट्स हैं, कहाँ से लोन चल रहे हैं, कौन कौन लेनदार है, कौन कौन देनदार है, किस किस से कंपनी को मिलना है, किस किस को देना है, कौन कौन सी पार्टीज है जिन्होंने केस किया हुआ कंपनी के ऊपर, सब कुछ सारा डेटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इससे इजी हो जाता है आपको रेजोल्यूशन बनाना कि भैया ठीक है, ये पैसा यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये प्रायोरिटी पे रखना, इनको प्रायोरिटी पे रखना। बेसिकली कंसोलिडेटेड डेटा बैंक हो जाता है, which eases up the process। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ये फिर से एक आ गया कि हमें भैया ठीक है कंपनी लिक्विडेट होनी है या फिर वाइंडिंग अप होनी है, जो भी चीज है, कंपनी की जो असेट्स हैं वो कैसे बांटे जाए, किसको फुल्ली पे करना है, किसको 50% पे करना है, किसको पे नहीं करना है, ये सब चीजें डिसाइड होती हैं इस वाले पार्ट में, इस कोड में। इट हैज कम विद द स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन पेइंग ऑफ द ड्यूज। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे की फीचर्स थे किसके, इस कोड के। क्या क्या था, यूनिफाइड कोड, सिंगल कोड है, क्लियर एजुकेशन मतलब सिर्फ 2 बोर्ड्स बनाए गए हैं, टाइम बाउंड मैकेनिज्म है, एक आईआरपी प्रोसेस होता है, मॉनिटरियम है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बोर्ड है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ असेट्स। ये सब इसके की फीचर्स है। क्वेश्चन आता जरूर है कि भैया इसके जो है क्या क्या की फीचर्स हमारा बताइए, वो ये है। ओके, penal provisions, the code provides for the penal provisions including fines and penalties in case of the companies or partnership firms or individuals commit any offense under this code। बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें जो है penal provisions के बारे में भी mentioned है। 5 pillars of the code, again very very important question पूछा जाता है। सॉरी, फाइव पिलर्स ऑफ द कोड आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन के बारे में आपको ये भी चीज है कि छोटा छोटा लिख के आप डायरेक्ट मार्क्स मिल जाते हैं आपको इस क्वेश्चन में, कुछ दिमाग ही लगाना होता। ठीक है, पहला क्या, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, मेंबर्स एनरोल्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया में एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। तो कौन से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के पास रजिस्टर्ड हो या फिर इंक्रप्सी जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड बनाया गया उसके पास रजिस्टर्ड हो, इनमें से किसी के पास रजिस्टर्ड हो तो आप प्रोफेशनल बन जाते हो। करते क्या प्रोफेशनल्स, दे मैनेज फॉर द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। ये मैनेज करते हैं प्रोसेस कैसे आगे लेके जाएं, हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कैसे किसके एप्लीकेशन आगे लेके जाएं, ये बेसिकली ये सब पूरी चीज देखते हैं। All the parts of the management of the company are vested with the insolvency professionals during the insolvency resolution process। मैंने बताया था कि कोई भी काम कंपनी का कभी नहीं हो सकता सिवाय, कोई भी काम नहीं हो पाएगा अगर आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हाँ ना नहीं करेंगे। एक बार आईआरपी स्टार्ट हो गया उसके बाद जितनी भी पार्ट्स मैनेजमेंट की होती है किसके पास होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास। ये लोग जो कहेंगे वही हो पाएगा। ठीक है, दे ऑल्सो एक्ट एज लिक्विडेटर ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। अगर आईआरपी के बाद ऐसे हालात आते हैं कि कंपनी की रिवाइव नहीं हो सकती, कोई रेजोल्यूशन नहीं बचा है सिवाय वाइडनिंग अप के, तो ये लिक्विडेटर के तरीके से भी एक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, दे आर रजिस्टर्ड विद द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दे एनरोल एंड रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इनका क्या काम है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को तैयार करना। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, मैंने बताया था ये एक बहुत नीचा क्राइटेरिया है इस कोड का। एक डेटा बैंक कलेक्ट हो जाता है, डेटा बैंक बनाया जाता है जिसमें उस कंपनी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो आपको मिल जाएगा। क्रेडिट्स पे, डेटर्स पे, दिस ट्रिगर्स द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। मतलब कि भैया कभी डेटा बैंक में पूरा का पूरा डेटा बैंक रेडी है आपका, वहां पे हमको कभी भी दिख जाए कि भैया ये डिफॉल्ट हो गया है, तक से आपके आईआरपी स्टार्ट हो जाएगा। इट विल trigger the insolvency resolution process। It will trigger the insolvency resolution process। Okay, फिर है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है, ये आपको 1 अक्टूबर 2016 बनाया गया था। इट एड्स द मोर सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ द regime। द बोर्ड रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। पहली बात एजेंसीज को रजिस्टर करता है वो जो आपको प्रोफेशनल्स देती हैं, साथ में डेटा बैंक देखता है जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही की गलत है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद रिगार्ड टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। तो बेसिकली हमारे 5 पिलर्स में से पहले थे प्रोफेशनल्स, दूसरा आया आपका प्रोफेशनल एजेंसीज, मतलब वो जो प्रोफेशनल्स को बनाती हैं, तीसरा यूटिलिटीज, द डेटा बैंक ऑफ डेटा बैंक, जिसमें समझ में आता है यहां फॉल्ट हुआ अब ट्रिगर हो गया आपका आईआरपी, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड बना। लास्ट आपकी आती है एजुकेटिंग अथॉरिटीज। द कोड हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग एजुकेटिंग अथॉरिटीज ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। पहला क्या है, एनसीएलटी, दूसरा है डेट रिकवरी।
NCLT क्या है? It is a body in case of companies and LLPs. An appeal against NCLT may be filed with appellate tribunal. National Company Law Appellate Tribunal. The appeal against इसकी और इसके बाद अपील कहाँ चली जाएगी? सुप्रीम कोर्ट. तो इसकी अपील चली गई एनक्लैट पे और एनक्लैट की अपील चली गई सुप्रीम कोर्ट पे. ठीक है. फिर आया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. ये किस केसेस में? इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स में. इसकी चली जाएगी रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल में और इसकी फिर चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में. समझ गए? बेसिकली हर एक एपिलेट ट्रिब्यूनल है और उसके बाद भी आपको संतुष्टि ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो. Both adjudicating authorities have absolute jurisdiction with respect to insolvency related matters. No injunction shall be granted by the court, tribunal, or authority in respect of any action taken pursuant to any power conferred by NCLT या DRT. बेसिकली कह रहा है कि एजुकेटिंग अथॉरिटी से इनकी जो है एक्सट्रीम पावर है. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन. जो इन्होंने जो आपको बोल दिया है, जो सजा सुनाई है, जो एक्शन लिया है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये फाइनल डिसीजन होगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आया स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें हमारे सेक्शंस है एंड शेड्यूल्स है. चलो आगे बढ़े. ठीक है, तो अब हमारा जो पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कोड. स्ट्रक्चर ऑफ द कोड में क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं. एक आपका है सेक्शंस और शेड्यूल्स. सेक्शंस हमने पढ़ा तो 255 सेक्शंस है इसमें, जिसमें 5 पार्ट्स डिवाइड किया गया है. पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा आपका है सर्प. सर्प का फुल फॉर्म हुआ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. बहुत जगह आपको ये वर्ड दिखेगा सर्प आगे. इसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट होता है सर्प उसको बोलते हैं. ठीक है. थर्ड में आपको दिखेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स. फोर्थ में आपका आया रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. और फिफ्थ है मिसलेनियस. शेड्यूल्स में आपके 12 शेड्यूल्स हैं जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए गए हैं. डेफिनेशंस. अच्छा, डेफिनेशंस बहुत सारी हैं पर जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जो मुझे लग रही है कि आपके आगे आने वाली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. बाकी के पढ़ लेना. डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड याद होना जरूरी नहीं है, बट यू नीड टू नो कि किसमें क्या इंक्लूडेड है. जैसे मैंने बताया कि कभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देते हैं वो, पर आपको पता नहीं है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, तो आप उसको नहीं अप्लाई कर पाओगे. तो गो थ्रू ऑल द डेफिनेशन जरूर, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है वो डिस्कस कर लेते हैं. पहला है कॉर्पोरेट पर्सन. कॉर्पोरेट पर्सन मीन्स अ कंपनी या फिर आर LLP या फिर एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद LLP या फिर एनी अदर लॉ. इट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर. ये जरूरी है. फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस, डेट फंड्स हो गए आपके, ये सब इसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं. ठीक है, तो ये कंपनीज के सिवा आपके बाकी सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं. कॉर्पोरेट डेटर मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन. हमारे इसमें एक डेटर, देखो कोई भी जब बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे, एक डेटर होगा. ठीक है, जिसका डेट होगा, क्रेडिटर होगा जिसको पैसा देना है. तो एक डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया. ठीक है, तो ये दो पार्टीज तो हो गई होंगी. फिर इनके बीच कोई फॉल्ट हुआ होगा, जिस फॉल्ट के कारण भैया एक इंसॉल्वेंसी, इसने हाथ खड़े कर दिए होंगे कि पैसा नहीं दे सकता मैं. ठीक है, अब दुख किसको हुआ? क्रेडिटर को, भैया हमें पैसा मिलना चाहिए. तो इसलिए ऐसे पार्टी जरूर आएंगी. पहला है कॉर्पोरेट डेटर मीन्स हु ओज अ डेट, जिसको किसी को पैसा देना है. क्रेडिटर अ पर्सन टू हुम डेट इज ओड एंड इट इंक्लूड्स कैटेगरीज. क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर और डिक्री होल्डर. डेट क्या हो? मतलब कोई भी तरीके का डेट जो या ऑब्लिगेशन आपको जो ड्यू है. फिर एक डिफॉल्ट हुआ होगा, मतलब डेटर ने हाथ खड़े कर दिए होंगे क्रेडिटर की तरफ कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकती, तो एक डिफॉल्ट जरूर हुआ होगा. फिर आते हैं सिक्योर क्रेडिटर. कौन हुआ? जिसके पास कोई ना कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, मतलब भैया अगर डिफॉल्ट किया तो मैं तुम्हारा ये माल जब्त कर लूंगा, उसका सिक्योर्ड है इंटरेस्ट. सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब वही, उसने कुछ ना कुछ मॉर्गेज में रखा होगा या किसी चीज के अगेंस्ट उसको लोन दिया होगा क्रेडिटर ने. जैसे सपोज उसने बोला कि अपना तुम्हें पर्टिकुलर फैक्ट्री गिरवी रख दो,
तो मैं तुमको इतना लाख रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो उस डेटर का वो फैक्ट्री गिरवी है, तो वो एक सिक्योर्ड इंटरेस्ट है किसके लिए, क्रेडिटर के लिए, तो वो एक सिक्योर क्रेडिटर हो गया। उसके बाद हम आते हैं कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन हुआ, मींस अ सीडी, अ पर्सन या मेंबर ऑफ द सीडी हु इज ऑथराइज्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर सर्व, an individual who is in charge of managing the operations of resources of CD, a person who has the central supervision over the financial affairs of the CD। CD मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ा हम लोगों ने को एक जो हमने जो पढ़ा कॉर्पोरेट डेटर जिसको पैसा देना है वो हुआ सीडी। तो उस या तो वो एप्लीकेशन डालेगा कि भैया मैं पैसे नहीं दे सकता, आप वो एक एप्लीकेंट हो गया, या फिर उसका कोई मेंबर या पार्टनर जो ऑथराइज है सीडी से वो देगा एप्लीकेशन, या फिर जो उसका ऑपरेशन मैनेज करता है वो दे सकता है एप्लीकेशन उसके बिहाफ पे, या फिर जो उसके पूरे अफेयर्स मैनेज कर सकता है वो। तो सीडी कौन कौन हो सकता है, सीडी बेसिकली कॉर्पोरेट डेटर होता है जिसको किसी का पैसा देना है, ठीक है। तो वो एप्लीकेंट कब बनेगा, जब वो सब मतलब जी वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की मांग करेगा, ठीक है, तो वो एक एप्लीकेंट बन जाएगा। तो एप्लीकेंट कौन कौन, सीडी खुद से हो सकता है, या फिर उसका मेंबर या पार्टनर, या फिर इंडिविजुअल, या फिर जो उसके अफेयर्स मैनेज करे वो। कॉर्पोरेट गारंटर, अ पर्सन हु इज अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, जिसने जो है एक गारंटी दी हुई है उस डेट की, वो गारंटर हो गया। मतलब उसने वो एक थर्ड पार्टी हुआ जिसने बोला कि क्रेडिटर को कि अगर डेटर तुम पैसा नहीं देता तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं पैसा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आया कोई डिस्प्यूट हुआ, मतलब कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है, कोई ना कोई ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपका ये एक सवाल उठेगा सब का। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हुआ, जो एक फाइनेंशियल डेट जिसको ओड है, जो एक फाइनेंशियल डेट जिसको ओड है वो है फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, फाइनेंशियल डेट क्या होता है, जिस कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है फाइनेंशियल डेट। जैसे मनी बोरोड अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, any amount raised by acceptance under acceptance of credit facility, any amount raised pursuant to any note purchased, फिर any amount of liability in respect of any lease या hire purchase contract, receivable sold or undiscounted other than receivable sold on non-recourse basis। बेसिकली एक ऐसा क्रेडिट जिसमें आपका कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, या तो कोई नोट इश्यू किया गया है जिससे अगेंस्ट आपको पैसा मिल सकता है, या फिर कोई रिसीवेबल है, या फिर कोई आपको मनी बोरो किया गया जिसके अगेंस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना था आपको, तभी भी वो फाइनेंशियल डेट हुआ। तो एक फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो अगेन वर्ड इसके अगेंस्ट आपका और क्या क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और परचेज अग्रीमेंट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपके शेयर्स में ऑप्शंस होते हैं, आपके फ्यूचर्स होते हैं और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, किसमें, फाइनेंशियल डेट में। कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो हुआ है जिसके कारण फ्लक्चुएशन इन द डेट ऑफ प्राइस कैलकुलेटेड ऑन द टाइम ऑफ ऑन द वैल्यू ऑफ ए डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, ओनली द मार्केट वैल्यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें जो है प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, तो उसका जो मार्केट वैल्यू और जो उसका ट्रांजैक्शन का वही एक फाइनेंशियल डेट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब ये हमारा डेरिवेटिव 100 रुपए का था, नहीं, और उसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है, 80 रुपए, तो आपका डेट कितने का हुआ, 80 रुपए का है, 100 रुपए का डेट नहीं रहा। तो डेरिवेटिव के केस में मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी डेट कहलाएगी। फाइनेंशियल क्रेडिटर, any counter indemnity obligation in respect of any guarantee, bond, letter of credit or any other instrument issued, the amount of liability in respect of any guarantee or indemnity for any item referred। मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर मतलब ये फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन है। तो जिस बंदे को फाइनेंशियल डेट ओड है वो हुआ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। मतलब क्रेडिटर मतलब हुआ जिसको पैसा देना है, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा या ऑपरेशन क्रेडिटर होगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर कब होगा, जब वो फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन में आएगा, और फाइनेंशियल डेट की डेफिनेशन क्या है, वो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर आता है ये नहीं, फिर इंसॉल्वेंसी रिकमेंसमेंट डेट, किस दिन हम बोल देंगे कि इंसॉल्वेंसी शुरू हो गई है, द एडमिशन ऑफ एनी एप्लीकेशन इनिशिएटिंग सर्व, जिस दिन सीडी एप्लीकेशन डालेगा
कि भैया हम पैसा नहीं दे सकते, आप सब शुरू कर दीजिए, उस दिन इंसॉल्वेंसी का कमेंसमेंट डेट शुरू हो जाएगा। ऑपरेशन क्रेडिटर कौन हुआ? अ पर्सन टू होम ऑपरेशन डेट इज ओड। और ऑपरेशन डेट क्या होता है? क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड पेबल टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी लोकल अथॉरिटी। मतलब दिस इज रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज। वो रिलेटिंग क्या था? फाइनेंशियल रिलेटिंग क्या था? मनी के एस्पेक्ट में। ये हुआ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आपको कोई पेमेंट करनी है या कोई डेट ओड है, किस किस को? पेबल टू एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, तो वो एक ऑपरेशनल डेट बन जाता है। और अगर आपको ऑपरेशनल डेट ड्यू है तो आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाते हो। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन से पढ़नी है, दिस इज नॉट दैट रेलेवेंट। ओके, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। The resolution applicant means a person who individually or jointly with any other person submits a resolution plan to the RP pursuant to the invitation made। मतलब वो कह रहा है कि भैया मैं एक एप्लीकेंट हूं, आप प्लीज मेरी एप्लीकेशन जमा करिए, तो वो एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो गया। रेजोल्यूशन प्रोफेशन हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, जो रेजोल्यूशन प्रोसेस को या सर्व के प्रोसेस को आगे लेके जाता है। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द कोड। ये एक डेफिनेशन का ओवरव्यू था। जो जो टर्म्स आपको आगे आके आते रहेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग दैट अगेन, या फिर जो आपको क्लियर नहीं है, जो नए टर्म्स हैं, वो हम पीछे जाके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ द कोड स्टार्ट करते हैं। पहला है किस किस पे एप्लीकेबल होगा। ये सबसे फर्स्ट चीज ये है ट्रिगर। हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है? जब डिफॉल्ट हुआ, और डिफॉल्ट कितने का? लाख रुपए का या उससे ज्यादा का। आपका कोई भी डिफॉल्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा जब तक वो लाख रुपए या उससे ज्यादा का नहीं होता। दिस इज द ट्रिगर पॉइंट। जैसे ही आपका डिफॉल्ट या फिर जो डेटाबेस है उसमें दिखा दिया गया है कि भैया लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट हो गया है, तुरंत आपके ऊपर सब शुरू हो जाएगा, ये कोड आपके ऊपर तुरंत लग जाएगा। सो व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट? 1 लाख रुपीज या मोर देन दैट। अच्छा, एप्लीकेशन किस पे? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ सीडीज या लिक्विडेशन ऑफ सीडीज। बेसिकली सीडी कहेगा कि या तो वो अप्लाई कर देगा इंसॉल्वेंसी के लिए, या फिर उसका डायरेक्टली सब इंसॉल्वेंसी कंप्लीट होके लिक्विडेशन में चला जाएगा। पर्सन्स हु मे इनिशिएट सर्व, मैंने बताया एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशन क्रेडिटर और एक सीडी। हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हुआ? जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो हुआ आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर। ओके, ऑपरेशन वाले में गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट, और सीडी मतलब कोई भी एप्लीकेंट जिसको कुछ पैसा देना था किसी का पर वो नहीं दे पाया, कैन अप्लाई फॉर सर्व। ओके, तो ये 3 जने आपका सर्व इनिशिएट कर सकते हैं। समझ गए? That's it. Rest of the things we will discuss in next class. तब तक के लिए just go through all these definitions. एक बार एक overview ले लीजिएगा। Definitions clear होंगी तो आगे का process समझने में आप लोगों को easy हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं next class में। तब तक के लिए take care and keep studying hard. Take care. Bye.